प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े डिक्टेटर हो चुके हैं। आज जो भी वोट चोरी कर रहा है, आज जो भी लोकतंत्र की चोरी कर रहा है, उन सबको सजा मिलेगी। जो भी वो चोरी कर रहे हैं उसके तहत उनको आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी, उनको सजा मिलेगी तो मिलेगी। फूहड़ किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। पोलिंग बूथ पे कैमरा इंस्टॉल करते समय क्या ज्ञानेश गुप्ता को ये नहीं पता चला कि यहाँ प्राइवेसी भंग होगी? रिकॉर्ड करते समय किस माँ, बहन और बेटी से जाकर उन्होंने परमिशन ली थी सीसीटीवी लगाते समय? और जब देने की बारी आई, जब चोरी उनकी पकड़ी जा रही है तो माँ, बहन और बेटी की प्राइवेसी भंग हो रही है। अरे कम से कम कुछ तो लिहाज रखिए, उस पद की लिहाज रखिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, उतनी भी बाउंड्री मत तोड़िए। अपनी सफाई देने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी निजता तक आप उतर आओ। पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार चुनती है कि ये हमको वोट कर सकते हैं, ये हमको वोट नहीं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहते हो कि आप एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आप देश से माफी मांगिए, आपको देश से माफी मांगना होगा। माफी इलेक्शन कमिश्नर मांगेंगे, ज्ञानेश गुप्ता मांगेंगे, जो कि बैठाए गए हैं किसके द्वारा? अमित शाह जी द्वारा और मोदी जी द्वारा। 65 लाख लोगों में घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठिए नहीं है उसमें, घुसपैठिए पकड़ने थे तो घुसपैठिए आपके चुनाव के 1 महीने पहले पकड़ेंगे। 11 साल आप सो रहे थे, घुसपैठिए नहीं पकड़ाया आपसे, अब आप घुसपैठिए पकड़ेंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर कंचना यादव। आरजेडी की स्पोक पर्सन भी तमाम टीवी चैनल्स पर आप डिबेट में देखते हैं, लेकिन सोचिए बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसी पर लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सफाई दे रहा है, क्या वाकई में चुनाव आयोग निष्पक्ष है या जो आरोप लगातार विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं वो सही है? मैम, हम पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लगातार जिस तरीके से चैनल पर आप इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रही हैं, क्या लगता है आपको कि निष्पक्ष जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सही है कि पार्टी के आरोप जो हैं वो सही हैं? देखिए, जो पार्टी आरोप लगा रही, जो आरजेडी आरोप लगा रही है या तमाम जो विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं, तो महज आरोप नहीं है, वो फैक्ट के आधार पर है कि ये समस्या है और हम चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे थे कि आप आइए और हमारी समस्या को सुनिए कि आप इतने कम समय में SIR क्यों करें, 65 लाख लोगों का नाम कैसे काट दिए, आपने ये कैसे तय किया कि परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं, आपने कैसे ये तय किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो अभी रिपोर्ट आ रहे हैं, जो हमारे VLAs हैं ग्राउंड पर, वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं और उनका नाम मृत्यु के लिस्ट में डाल दिया गया है, और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी एक बेंगलोर की एक सीट का उन्होंने सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने, देश के सामने उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से 1 लाख वोटरों की चोरी हो रही है। तेजस्वी जी ने खुलासा किया कि कैसे 3 लाख से ज्यादा घर जो है वहाँ पर 0-0 मकान नंबर है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में हमने शिकायतें की हैं और हमारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन ले नहीं रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हमारा कहना था कि इलेक्शन कमीशन सुने, उसको एड्रेस करे, डॉक्यूमेंट को और बढ़ाए, जो 11 डॉक्यूमेंट की मांग की है उसको और बढ़ाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारी बातें नहीं सुनी हमारी, बिल्कुल से हमें नजरअंदाज किया। और जब उसे लगा कि मामला अब तो पब्लिक तक पहुंच रही है, बहुत आगे तक बढ़ गई है, तो ये आए और धमकी देकर चले गए। क्या लगता है, धमकी तो तेजस्वी और राहुल गांधी दे रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कह रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? नहीं, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा। जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि आज जो भी वोट चोरी कर रहा है, आज जो भी लोकतंत्र की चोरी कर रहा है, आज जो भी जनता के साथ, जनता के विरोध में खड़ा हुआ है, उन सबको सजा मिलेगी, क्योंकि यह एक क्रिमिनल एक्ट है और उस क्रिमिनल एक्ट के तहत जो भी वो चोरी कर रहे हैं उसके तहत उनको आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी, उनको सजा मिलेगी तो मिलेगी। आप यह बताइए कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहते हो कि आप एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आप देश से माफी मांगिए, आपको देश से माफी मांगना होगा। तो आप यह बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जनता से चुनकर आए हैं, वो पब्लिक से चुनकर आए हैं, वो देशवासियों से चुनकर आए हैं कि इलेक्शन कमिश्नर देशवासियों से चुनकर आए हैं। तो यह माफी कौन मांगेगा? माफी इलेक्शन कमिश्नर मांगेंगे, ज्ञानेश गुप्ता मांगेंगे, जो कि बैठाए गए हैं किसके द्वारा? अमित शाह जी द्वारा और मोदी जी द्वारा। ज्ञानेश गुप्ता तो कह रहे हैं कि मैं तो ना किसी विपक्ष को मानता हूँ ना पक्ष को मानता हूँ। जो विपक्ष को नहीं मानते हैं, पक्ष को नहीं मानते हैं, तो आप सिर्फ एक उदाहरण लीजिए कि एक तरफ आरोप आरजेडी हमारी पार्टी लगा रही है, तेजस्वी जी लगा रहे हैं,
आरोप नहीं, हकीकत को सामने रख रहे हैं। और एक दिन आते हैं इनके बीजेपी के नेता और अब अनुराग ठाकुर भी कहते हैं कि ये लोकसभा 4 लोकसभा आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे या तो समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं या कांग्रेस के सांसद जीते हैं, और बोले कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है। तो उनके लिए आप शपथ क्यों नहीं मांगते हो? अनुराग ठाकुर से आप शपथ क्यों नहीं मांगते हो? और जब हम कहते हैं कि आप हमें डेटा दो, इलेक्टोरल रोल का डेटा दो, तो अब हमें डेटा नहीं देते। लेकिन आप कैसे अनुराग ठाकुर को 4 लोकसभा का डेटा दे दिए? आप अगर दोनों का बयान देखें, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का हो, गणेश गुप्ता का हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का हो, दोनों का बयान एक तरह से मिलता जुलता क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रवक्ता बन गए हैं। और पूरी विपक्ष की पार्टी, आप कह रहे हो शपथ नहीं देते, अखिलेश यादव सामने आए और बोले कि हमने शपथ दिया था, आम आदमी पार्टी सामने आई, बोले हमने शपथ दिया था, नवीन पटनायक जी की पार्टी आई, बोले हमने शपथ दिया था। मेरी पार्टी ने खुद जो है इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों हुई है कि उस पर आप रिसीविंग नहीं दे रहे हो? मतलब आप लोग सरकार का साथ दीजिए ना, घुसपैठियों को अगर लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से करने दीजिए, इसमें समस्या कहाँ आ रही है? अब आप हमको बताइए कि 65 लाख लोगों में कितने घुसपैठिए पकड़े गए? एक भी नहीं। जिनका नाम काटा जा रहा है वो सब बाहर से, बांग्लादेश के हैं सब, वो सब बांग्लादेश के, उसमें तो नहीं लिखा है। उसमें 65 लाख लोग जो हैं, उसमें 22 लाख लोग को बताया गया मृत्यु हो गई है, उसमें 7 लाख वोटर का बताया गया डुप्लीकेट वोटर्स हैं, और जो रेस्ट वोटर्स हैं वो कह रहे परमानेंटली शिफ्टेड हो गए दूसरे जगह पे। घुसपैठिए नहीं है उसमें, आप कंफ्यूज हो रही हैं, उसमें बिल्कुल घुसपैठिए नहीं है। और यही जब गणेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि घुसपैठिए तो उसमें नहीं है, तो कह रहे अभी नहीं मिले हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंट को जब वेरीफाई करेंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, तब हमें घुसपैठिए मिलेंगे। तो आप एक बात बताइए, जब बीएलओ से आप फॉर्म भर रहे थे, अपलोड कर रहे थे, तो सूत्रों के हवाले से कौन खबर चलवा रहा था घुसपैठिए मिले हैं? तब तो खबर चल रही थी घुसपैठिए मिले हैं, लेकिन गणेश गुप्ता कह रहे हैं कोई घुसपैठिए नहीं मिले हैं। तो ये अगर घुसपैठिए पकड़ने का भी काम है, तो घुसपैठिए पकड़ने का काम होम मिनिस्ट्री का है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये आपकी ड्यूटी नहीं है। और अगर घुसपैठिए पकड़ने थे, महिलाओं नहीं, घुसपैठिए पकड़ने थे तो घुसपैठिए आपके चुनाव के 1 महीने पहले पकड़ेंगे। 11 साल आप सो रहे थे, घुसपैठिए नहीं पकड़ाया आपसे, अब आप घुसपैठिए पकड़ेंगे। तो ये पूरी बिहार में चुनाव होगा तो बिहार की सुरक्षा को लेके देखा जाएगा ना, महिलाओं की सुरक्षा को लेके आप सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, महिलाओं की चिंता ही नहीं आप लोगों को। 45 दिन में महिलाएं को प्राइवेसी भंग नहीं होती, राइट? आपके इलेक्शन कमिश्नर के पास कैमरा है, 45 दिन तक फोटोज रखेगा, 45 दिन तक कोई फोटोज मांगेगा वो दे देंगे। 45 दिन तक माँ बहन बेटी नहीं आती है, लेकिन 45 दिन बाद अगर कैमरा देना है तो वहाँ पर माँ बहन और बेटी आ जाती है। तो एक मतलब फूहड़ किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, मतलब फूहड़ किस्म का एक गणेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया हुआ है कि 45 दिन बाद माँ बेटी और बहन की प्राइवेसी उनको नजर आती है। और इंस्टॉल करते समय कैमरा, ये पोलिंग बूथ पे कैमरा इंस्टॉल करते समय क्या गणेश गुप्ता को ये नहीं पता चला कि यहाँ प्राइवेसी भंग होगी? रिकॉर्ड करते समय किस माँ बहन और बेटी से जाकर उन्होंने परमिशन ली थी सीसीटीवी लगाते समय? और जब देने की बारी आई, जब चोरी उनकी पकड़ी जा रही है, तो माँ बहन और बेटी की प्राइवेसी भंग हो रही है। अरे कम से कम कुछ तो लिहाज रखिए, उस पद की लिहाज रखिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, मतलब उतनी भी बाउंड्री मत तोड़िए, उतना भी अपना रीढ़ की हड्डी एकदम से ख़त्म मत कर दीजिए कि अपनी सफाई देने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी नीचता तक आप उतर आओगे। एक आखिरी सवाल और लेंगे, जिस हिसाब से आप चुनाव आयोग पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि देश में एजेंसियों के साथ साथ मीडिया भी सरकार को बचाने का काम कर रही है? बिहार चुनाव में क्या होने वाला? बिहार की जनता वाकई में जागरूक हो गई है या आंकड़े ये सब झूठे हैं जो चल रहे हैं आजकल? देखिए, हकीकत ये है कि बिहार का चुनाव जो है वो शिक्षा पर, रोजगार पर, इस सब पे होने वाला था, ठीक है। लेकिन ये SIR का सिर दर्द बेवजह किसने लेकर आया? बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर लेकर आए SIR का सिर दर्द। किसी पार्टी ने ये लिख कर मांग नहीं की थी कि आप SIR करवाओ, आप जानबूझकर लेकर आए। आप मतदाता ही वोट ही चोरी करोगे तो मतदाता जब वोट नहीं देगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे इस सरकार उस सरकार को चुनेगा जब मतदाता ही नहीं रहेगा? तो सरकार कैसे चुनेगा? उसके रोजगार की बात कैसे होगी? उसकी शिक्षा की बात कैसे होगी? उसके स्वास्थ्य की बात कैसे होगी? हर छोटी छोटी समस्याओं को कौन एड्रेस करेगा? सरकार इसीलिए बनाया जाता है। तो ये पूरी तरह से सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, जनता को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार चुनती है कि ये हमको वोट कर सकते हैं, ये हमको वोट नहीं। तो ये भी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? जी, अब ये भी तय करे, क्योंकि देखिए क्या है कि
2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उसने पूरे ट्राई कर लिया हर तरीके से, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, हर तरीके से, मीडिया से ट्राई कर लिया कि पूरी तरीके से विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए। जब नहीं हुआ तो एक और बिल लेकर आ रही है कि कोई बात नहीं, अगर आप सरकार बना लोगे तो हम आपको जेल में डलवा देंगे और 1 महीने तक जेल में रख के आपकी कुर्सी छीन लेंगे। तो एक तरीके से लोकतंत्र को पूरी तरह से डिक्टेटरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े डिक्टेटर हो चुके हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ कंचना यादव। सोचिए, साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वोट का अधिकार, मतलब सोचिए आपके सबसे बड़े अधिकार पर हमला करने जा रही है भाजपा सरकार। चुनाव आयोग का सहारा लेकर, मीडिया का सहारा लेकर किस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, SIR लाकर लोगों का मत अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कैमरा पर्सन फैजल के साथ मनीदी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।